ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे टैली अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमको अकाउंट नहीं पढ़ना, टैली के बारे में पढ़ना है, टैली के बारे में जानना है क्या। अब इसमें भी टैली के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। इसमें कुछ शब्दावली होते हैं, मतलब टैली कुछ बेसिक होते हैं, प्रोसेस के बारे में जानना है। पहला जो बेसिक होता है वो सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में जानना होता है। अकाउंटिंग होता है, ठीक है, अकाउंटिंग करती क्यों है, क्या है अकाउंटिंग, उसके बारे में जानना है। करें कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल्स को समझना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, समरी निकालना होता है, ठीक है, रिपोर्ट उसमें बनाया जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम अपने बिजनेस के बारे में ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की रिपोर्टिंग कहाँ तक पहुंची है, ठीक है, उसकी रिकॉर्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं, समरी कैसे निकालेंगे, उन सारी चीजों के बारे में जानना है। यानी कि हम जो भी हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग होगी उसके फाइनेंशियल सिचुएशन को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करना होता है, यानी कि दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा जो काम होता है इसमें बिजनेस से बिजनेस, अब ये भी चीज करते हैं कि अकाउंटिंग तो ऐसे करेंगे नहीं, जब तक हमारे पास बिजनेस नहीं होंगे तब तक अकाउंटिंग कर नहीं सकते। बिजनेस करना है हमें तो किस प्रकार से करने हैं, कह रहे कि बिजनेस करने के लिए, बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है, कह रहे कि व्यवसाय सबसे हमारा उन सभी मानवीय क्रियाओं, मानवीय क्रिया समझते हैं क्या है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी यूज किए जाते हों उन्हीं से रिलेटेड हमको बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने हैं, ठीक है, विभिन्न तरह के उसमें जो है कि मटेरियल्स को तैयार करने हैं, विभिन्न तरह के गुड्स को तैयार करने हैं, ये चीज हमारे बिजनेस में यानी कि व्यवसाय। यानी कह रहे कि व्यवसाय साधारण भाषा में कहा जाए तो व्यवसाय सबसे हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं से जो धन उपार्जन के लिए की जाती है। हम बिजनेस जब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस हमारा काम होता है पैसे यानी धनार्जन, धन को कमाने के लिए हम करते हैं, वो चीज हमारा बिजनेस हो गया। इसी बिजनेस को करने के लिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है। यानी कि अकाउंटिंग में क्या, जब भी हम किसी तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उनकी अकाउंटिंग करनी आवश्यक होती है कि हमारे बिजनेस में कितने तरह की अकाउंटिंग हुए, क्या उसमें कितने तरह का हमने परचेज किया, ठीक है, कितने सेल्स की, उन सारी चीजों को जानना होता है। जैसे मैं कह रहे कि बिजनेस, कह रहे कि कारखानों में विभिन्न तरह के गुड्स को तैयार करना बिजनेस का आ गया है, ठीक है। कुछ इसके अकाउंटेंसी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि अकाउंटिंग के भी कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक के बारे में जान लें कि अकाउंटिंग पहले के लोग करते कैसे थे, क्या था भाई, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। पहले आते हैं थोड़ा सा देखा जाए इसको अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में दो प्रोसेस में बताऊंगा, दो चीज हम लोग करते हैं आज के डेट में, दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले जो काम होता था वो मैनुअली अकाउंटिंग होता, यानी कि मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग मतलब समझते आप लोग ना, मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या, जो मैनुअली तरीके से कॉपी पे लेजर बना के करते थे, पोस्टिंग करते, उस हिसाब से करना है। कह रहे आगे इसी मैनुअल में हम लोग लेजर बनाते थे, ठीक है, लेजर रजिस्टर के नाम से। और लेजर रजिस्टर में क्या दर्शाते थे कि हमारे बिजनेस से कितने कौन कौन व्यक्ति उधार लेके जा रहे। देखिए जब भी हमारे बिजनेस से कोई व्यक्ति उधार लेके जाता है ना, वहीं से हम लोग लेजर बनाना शुरू कर देते हैं। उन चीज को थोड़ा सा देख लें, जैसे मैं लिख रहा हूं वहां पे ऋतुराज बुक, ठीक है, उसके बाद प्रिया बुक, प्रिया राज बुक, इन सारी चीजों को। अब इन नाम है क्या, यानी कि आपने देखा होगा कि बिजनेस में जब भी हम किसी व्यक्ति के यहाँ से सामान लेने जाते हैं तो पता चलता है कभी कभी ना कि उधार जब हम सामान लेते हैं तो बिजनेस में तुरंत हमारे एक लेजर बना देता है। लेजर का मतलब क्या, कि तुरंत हमारे रजिस्टर पर एक नाम चढ़ा देता है और उसमें दिखाई ये देता है ना कि हमने कितने का उधार लेके गया, कितने का उसको कितना हमने पैसा दिया, ठीक, उन सारी चीजों को वो डिटेल, तो वो हमारा एक लेजर यानी कि हमारा खाता खोल देता है, ठीक है। देखे होंगे बिजनेसमैन के पास कि उनके पास कॉपियां होती है, एक रजिस्टर होता है, और रजिस्टर में एक एक व्यक्ति का नाम के लेजर बनाते हैं। मगर वही काम हम लोग मैनुअली न करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना चाहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने का मतलब क्या, कि जो हम काम मैनुअली तरीके से आज रजिस्टर पे करते हुए चले आ रहे हैं, उनको आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के माध्यम से कैसे करेंगे। जो कि इसमें होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग,
ठीक है। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग में अभी मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर अकाउंटिंग, देखिए यहाँ हम लोग मैनुअली करते थे तो लेजर बनाते थे, इसमें भी सेम काम करने हैं, क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के साथ करने हैं, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि मैनुअली अकाउंटिंग करने का मतलब कि कॉपी पे मैनुअली तरीके से किया जाता था, ठीक है। अपना अकाउंटिंग यानी कि उसके लेखा जोखा जो भी कुछ होते हैं तो उसको लिख देते थे। साथ में मैंने कहा कि अभी आइए हम लोग कंप्यूटर से थोड़ा सा देखते हैं कि कंप्यूटर पे काम कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, कंप्यूटर यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर रहेगा तभी तो हम काम करेंगे, बिना सॉफ्टवेयर तो कर नहीं सकते, तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अब करेंगे सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होना चाहिए भाई, जिस तरह की इसमें हमने क्या बनाया था, लेजर। लेजर में क्या कई लोगों का नाम इसमें दिखा था, ऋतु राजबुक, प्रिया राजबुक, इन सब व्यक्ति का नाम से बना हुआ था। इसमें भी आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है, जिसमें हमको बताना है आपको क्या होता है। टैली, आज के डेट में टैली बड़ा फेमस है, सारे बिजनेसमैन लोग टैली पे काम कर रहे हैं। अब बिजनेसमैन नहीं, बहुत सारी कंपनियां इस पे टैली पे काम करती हैं, ठीक है। टैली है, इसी से रिलेटेड जो है कि एम मार्ग है, ठीक है, एम प्रॉफिट है, उसके बाद आपका जो है कि बीजी है, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम है, ठीक है ना। ETC में कर दे रहा हूं, यहां पे सिंपल समझिएगा क्या, पहले हम अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे ना। मैंने कहा था बिजनेस करने के लिए हमें इन सब की आवश्यकता पड़ती थी। जब भी हम लोग बिजनेस करते थे, क्या लिए हाई लेजर क्यों बनाते थे, लेजर बनाने के बस एक ही रीजन था कि हमें अपने व्यवसाय के जितने भी उसमें उधार बाकी के खाते बन रहे हैं उनकी रिकॉर्डों को जान सके। या कभी कभी हमारे सामने कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मान लें कितने सामान परचेज किया, कितने का खरीदा, आगे चल के रिकॉर्ड नहीं पता चल पाता है, कितने का सामान बेचा ये रिकॉर्ड नहीं पता चल पाता है। उन सारी चीजों को करने के लिए बिजनेस में कितने रुपए के लोग उधार कर दिए, कितने रुपए नगद मिले गए, कितने रुपए उन्होंने दिया, ये सब कुछ जानने के लिए हमको मैनुअली करना पड़ता था। यानी कि उसके लिए हमको लेजर एक रजिस्टर बनाने पड़ते थे। रजिस्टर में क्या था, कॉलम बनाते थे, उनके नाम लिखते थे, फिर आइटम के नाम, कितना उन्होंने पैसा जमा किया उस चीज को बताते थे। फिर उसके बाद पता चले, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति आपसे 100 रुपए का सामान कोई खरीद के ले जा रहा है, ठीक है, तब तक पता चला कहा कि भैया काम करो ना, इसमें मेरे पास 50 रुपए है और 50 रुपए बाकी कर दो, ठीक। अब इस 50 रुपए का हिसाब कहाँ रखेंगे, रखना है ना। उसके लिए क्या करते थे बिजनेसमैन लोग, उनकी एक डायरी बना देते थे, यानी कि उनकी एक रजिस्टर बन जाती है, एक लेजर बन जाता था। उस लेजर में उस व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ढक्कन, उस व्यक्ति का नाम ढक्कन, ढक्कन बुक के नाम से बन गया। अब इस व्यक्ति के द्वारा जितने उधार बाकी होंगे उनके लिखते चले जाएंगे। मान लीजिए आज 100 रुपए का सामान लेके गया, 50 रुपया देके चला गया, 50 रुपया बाकी कर दिया, ठीक है। कल के डेट में पता चला कि 200 का सामान लेके चला गया, है कि नहीं। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 250। तब तक पता चला कि इसी में 200 रुपया दे दिया और कहा भैया 50 रुपया दे देंगे। यानी इस तरह से उसके रिकॉर्डों को रखना मैनुअली कहलाता था, ठीक है। मगर एक चीज में थोड़ा सा गड़बड़ ये था ना कि मैनुअल तरीके से हम फाइनेंशियल ईयर निकाल नहीं पाते थे। अब इतनी रिकॉर्ड को लेकर बैठेगा कौन, बैठेंगे तो ज्यादा टाइमिंग देना पड़ेगा। उस टाइमिंग को कम करने के लिए क्या किया गया, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लिया गया। सॉफ्टवेयर में उस चीज को काम किया जाए। सॉफ्टवेयर में होता क्या ना कि ओनली हमको उन डेटाओं को एंट्री करनी होती है, बाकी धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर खुद बता देता है कि आपकी प्रॉफिट लॉस कितनी है, कितने उधार के खाते हैं, कितने जो है कि परचेज के खाते हैं, कितने अपने सेल्स के खाते बना के रखे, उन सारे चीजों को हम लोग जान लेते हैं। आइए अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझते हैं इसमें क्या। मैंने कहा था कि एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना है, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा करना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमको क्या चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अभी मैंने कहा था मैनुअली करने के लिए क्या चाहिए था, हमको लेजर रजिस्टर चाहिए था, यही चाहिए था ना। आगे करेंगे कुछ, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के मैंने नाम लिखा हुआ, जैसे मैं आपने यहाँ देखा था कि यहाँ भी कुछ व्यक्तियों का नाम लिखा गया था। तो यहाँ सॉफ्टवेयर है कि जो आपको इजी लगे उस सॉफ्टवेयर को आप चला सकते हैं, उसमें अपनी रिकॉर्ड को रख सकते हैं। जैसे में टैली हो गया, मैंने कहा मार्ग है, एम प्रॉफिट है, बीजी है, इसी तरह से बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इतने काम करने के बाद अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसकी बिजनेस का। भी मैंने लिखा था इसमें अकाउंटिंग, मैंने कहा था, आप देखिए एक चीज समझाया है। मान लीजिए पहला आपका टॉपिक बना अकाउंटिंग, सबसे बड़ी चीज है कि बिजनेस में अकाउंटिंग करती है कि नहीं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है,
प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया हो गई कि हमको अकाउंटिंग करना है, तभी तो हम अपने बिजनेस की सारी स्टेटमेंट को जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं। उसके बाद करेंगे जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल को समझा जा सके, उसके एक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके, समरी निकाला जा सके, ठीक है, किसी तरह का रिपोर्ट बनाया। अभी देखिए होता क्या ना, मान लीजिए हम लोग घर से निकलते हैं ना, पता चलता है कि घर वाले करते क्या ना कि वो आप जैसे मार्केट आएंगे ना तो कहेंगे लोग एक काम करना, एक लिस्ट बना लो सामान का और जाके मार्केट से ये सामान लेते आना, होता है कि नहीं। पता चलता है कि 2000 का लिस्ट बनवा दिया दे दिया और पता चला कि उसमें 1000 रुपये कैश दे दिया। अब आप क्या करेंगे भाई, अगर 1000 रुपया है, 2000 का सामान उन्होंने लिखवा दिया, अगर ये रिपोर्ट नहीं हम लोग बनाए होते, अकाउंटिंग नहीं किए होते, कैसे बता देंगे कितना उसमें पैसा लगेगा, है कि नहीं, कितने सामान कौन कितने में मिलेगा। अब मार्केट में आने के बाद पता चलता है कि भाई तो सामान 2000 का हो गया, अब 1000 कहां से आएगा। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है। घर से हम लोग एक लिस्ट बना के चलते हैं कि फला इतना केजी ये सामान कितने रुपए का, इतने रुपए का लगभग इतने रुपए का आएगा, वो सारे मटेरियल लिख लेते हैं। फिर मार्केट में आते हैं, उससे हमको ये पता चलता है कि हम जो कुछ प्रोडक्ट मार्केट से लेने आए हैं उन सारी चीजों का मैंने पहले स्टेटमेंट तैयार करके रखा हुआ है कि नहीं। जब तैयार करके हम रखे रहते हैं तो उसमें होता है क्या ना कि मार्केट में आते हैं, बहुत इजी तरीके से सामान ले लेते हैं, फिर घर पे जाते हैं तो अपने गार्जियन को दिखा देते हैं, देखिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही है, यानी कितने पैसे इसमें लगे हुए हैं, दैट इज अकाउंटिंग, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी मैंने कहा था कि दूसरा नंबर हम बिजनेस को देख लेते हैं। बिजनेस क्या है भाई, बिजनेस ये चीज हुआ यानी कि व्यवसाय। अगर जो बिजनेस में किसी भी तरह का अगर रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर मैंने बताया था, अगर वो उस हिसाब से न रखे, सॉफ्टवेयर पर न रखे, तो मैन्युअल उसको करना पड़ेगा। कह रहे कि बिजनेस होता है क्या, एक सिंपल में समझा दो, कह रहे कि साधारणतः व्यवसाय सबसे हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं से, हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं का मतलब क्या कि मानव के द्वारा जो कुछ यूज किए जा रहे हो उसके लिए हम व्यवसाय कर रहे हैं। बस साथ साथ में एक चीज और हो रहा है, कह रहे कि क्रियाओं से है जो कि धन उपार्जन का काम किया जाता है, यानी कि जिसकी जो आवश्यकता पड़ती है उसके लिए हम दुकानें खोल लेते हैं कि चलो भाई हमारे यहाँ सामान जो लेके जाएगा तो कहीं नहीं उससे हम 2-4 रुपये अधिक कमाएंगे, प्रॉफिट हमको मिलेगा। जैसे में हम बता दें आपको, जैसे कारखाना में जो जितने भी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आखिर बिजनेस क्यों कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, बनाती इसलिए है कि आप उस चीजों को यूज करें और कंपनी को कुछ पैसे कमाने को मिल जाए, यही होता है ना, इसके उद्देश्य से काम करते हैं। अभी आइए थोड़ा सा ये चीज तो देख लिए, कुछ हम लोग एडवांटेज जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, यानी कि अकाउंटिंग जब करेंगे, बिजनेस करेंगे तो कुछ इसके लाभ होने चाहिए ना। क्यों करते हैं भाई, देखते हैं क्या है। अब यहां लिखते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग से लाभ, देखिए भाई क्या अकाउंटिंग के लाभ क्या है ये बता रहा है इसमें, कर कि अकाउंटिंग से हमें किसी स्पेशल पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये हम लोग पता कर लेते हैं। यानी कि क्या अकाउंटिंग करने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का स्पेशल पीरियड है हमारे सामने तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कंपनी में कितने लॉस हुए या प्रॉफिट हुए, क्या कितने फायदे मिले। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें कि आपके बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन को समझना भी होता है। ऐसा नहीं कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बस अकाउंटिंग करते चले जाए, नहीं, हमको उस फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानना है कि हमारी कंपनी कहां तक ग्रोथ करके रखी हुई है, कितने हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, आज के डेट में हमारी कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, यानी कि उस फाइनेंशियल पोजीशन को जानना या समझना अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। आगे मैं बता दूं कि कुछ टॉपिक इसमें और है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि बिजनेस में कितनी संपत्ति है, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड हमको जानना होता है कि नहीं। मान लीजिए बिजनेस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मूलतः उन सारी चीजों को जानना है। जैसे में संपत्ति का मतलब होता है एसेट्स, आपके बिजनेस में एसेट्स क्या है, जैसे में क्या बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, मान लीजिए फर्नीचर, इन सारी चीज क्या होते हैं हमारे लिए संपत्ति होते हैं, यानी कि हमारी बिजनेस की संपत्ति होती है। अगला टॉपिक ये कह रहा है कि बिजनेस पर कितना ऋण है। ऋण का मतलब समझते हैं ना, लोन, कि बिजनेस में कितने तरह की लोन है उस चीज को हम लोग पहचान लेते हैं। कैसे, जब तक हम क्या अकाउंटिंग करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलने वाला है हमारे बिजनेस में कितनी तरह के। मान लीजिए आपने बिजनेस ओपन किया, पता चला कि बैंक से हमने लोन ले लिया,
ठीक है। अब उस लोन को जानेंगे कैसे, क्या है, किस तरह से पहचानेंगे, कितने लोन दिया अभी तक, मैंने कितने लोन चुका दिया, कितना अभी तक बचा है, कितने दिन में इसको जमा करना है, इन सारे रिकॉर्डों को जानना ही अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन हमारे सामने और आता है जिसमें कहा जाता है बिजनेस में कितनी कैपिटल है। कैपिटल समझते हैं ना, कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या, यहाँ पूंजी से रिलेटेड है, ठीक है ना, यानी कि हमने बिजनेस में कितनी पूंजी लगा कर रखा हुआ है, उन सारी चीजों को जानना है। कभी कभी होता है कि हम पता चलता है कि हमारे बिजनेस में 100 रुपए लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और पता चले कि साल भर के बाद यही बिजनेस हमारे 1000 रुपए पहुंच जाता है, ये हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। यानी कि जो हमारे बिजनेस में लगे होते हैं और आगे चल के हमको साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के रिकॉर्डों को देखना हो कि हमारी बिजनेस कहां तक पहुंची, कितनी हमारी संपत्ति बढ़ चुकी है, उन सारी चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग। तब हम समझ पाते हैं कि क्या है। ठीक है। आगे भी बता दूं, अगर इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ हानि को, कारणों को समझने का काम करते हैं। यानी कि हमारे देखिए बैठिए, अकाउंटिंग करने के पास एक ही रीजन होता है, ठीक है। करना क्या होता है भाई, अकाउंटिंग उसी उद्देश्य से करते हैं कि जहां से हमारी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को पता किया जा सके। आ समझ में, यहां तो किसी को डाउट है, एनीवे कोई भी, ठीक है। यानी कि हमको करना क्या है, पहली बात अकाउंटिंग क्यों करेंगे भाई, बिजनेस की सारी लेन देन ट्रांजेक्शन के बारे में जानने के लिए, कितने तरह के कौन से कार्य हो रहे हैं बिजनेस में, हमारे पास कितनी संपत्ति, इसकी जानकारी करने के लिए, कितना हमने ऋण यानी कि लोन लेकर रखा उस चीज को जानकारी के लिए, फिर कितनी हमारे पास पूंजी है, उन सारी चीजों को जानने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि डेट इज अकाउंटिंग। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं आपको, अकाउंटिंग तो करेंगे, किस प्रकार से करेंगे भाई, इसके भी जो है टैली अकाउंटिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, आइए समझते हैं। टैली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये चीज यानी कुछ इसके शब्दावली होते हैं। शब्दावली का मतलब क्या भाई, बिजनेस में वो जानना है ना किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 में आता है आपका गुड्स। गुड्स समझते हैं ना, गुड्स का मतलब वस्तु से लिया गया है, ठीक है, वस्तु है, गुड्स का मतलब माल हो गया। कह रहे कि माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। देखिए बिजनेस हम जब भी हम करते हैं तो एक तरह का ट्रांजैक्शन करना होता है, क्या, परचेज करना है, ठीक है, यानी कि परचेज और सोल्ड, ठीक है, इन दोनों करना, इसी को हम लोग कहते हैं गुड्स। यानी कि हम बिजनेस में नियमित रूप से माल खरीदना है, माल बेचना है। जैसे में उदाहरण में समझा जाए कि मान लीजिए एक किराना दुकान में आपका जैसे साबुन हो गया, परचेज किया और बाद में उसको सेल कर दिया, ठीक है, ये आदान प्रदान हमेशा होता रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, गुड्स के बारे में कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं, ठीक, बस इतना समझिए, गुड्स हमारे बिजनेस के ये 2 इवेंट हैं, जो एक तो परचेज होना भी है और साथ साथ में सेल भी होना है। अगर सेल नहीं होगा तो फिर कोई मतलब तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर हम अपने बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट को लेन देन के रूप में नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस कहाँ है, तो वो प्रोडक्ट जैसे लाए वो इसका हमारे घर पे पड़ा है या हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, हम बेच ही नहीं रहे तो क्या प्रॉफिट क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जो दूसरा वर्ग होता है उसका होता है काम एसेट्स का। एसेट्स का मतलब संपत्ति, यानी कि हम उस संपत्ति के बारे में जानेंगे। संपत्ति, एसेट्स होते क्या, एसेट्स कीमती चीजें होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसेट्स जो होते हैं वो कीमती चीजें होते हैं जो हमारे बिजनेस के आवश्यक होती है। मैंने कहा था कि बिजनेस करने के लिए 3 चीजें होना बहुत आवश्यक है, एक तो बिजनेस में होना चाहिए, एक पॉकेट में होना चाहिए और तीसरा फील्ड में होना चाहिए, तब जाकर हम बिजनेस कर पाते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं कि एसेट्स भी जो हो, आपकी संपत्ति भी हो, तो हमारे बिजनेस के लिए अति आवश्यक है। नहीं हो रहेगा तो फिर हम बड़ा समस्या में पड़ जाएंगे, बिजनेस चलेगा। क्या समस्या आती देखिएगा, कभी कभी होता है कि हमारे बिजनेस कभी कभी डाउन हो जाते हैं, है ना, मान लीजिए मेरे डाउन हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे भाई। अगर मेरे पास कोई संपत्ति किसी तरह का रखा हुआ है तो संपत्ति में हम करते क्या है कि उसके साथ लोन ले लेते हैं, किसी से और कर्जा ले लेते हैं, ठीक है, और लेके अपने बिजनेस को आगे डेवलप करा के और फिर धीरे धीरे करके उसके लोन को हम लोग दे देते हैं, यानी चुका देते हैं। तो वही करें कि बिजनेस की कीमती चीज, बिजनेस जो एसेट्स जो होते हैं वो कीमती चीजें होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए अति आवश्यक है। कह रहे कि बिजनेस की संपत्ति, जैसे में मान लीजिए क्या, बिल्डिंग आपका संपत्ति हो गया, ठीक,
उसके बाद आपका व्हीकल्स हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर है, ये सारे क्या है हमारे लिए एसेट्स हैं, यानी कि संपत्ति है। ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए क्या संपत्ति की आवश्यकता चाहिए ना, इन सारे चीजों को लेके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो काम होता है वो होता है लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज, इसका मतलब होता है देयता। ठीक है, यानी कि दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है। लायबिलिटीज होती है वो देयता होता है जो दूसरों के द्वारा बिजनेस में दी जाती है। जैसे में कहा जाए कि बैंक से लिया गया लोन, अगर बैंक आपको लोन देती है तो वो लायबिलिटीज होती है। ठीक है, क्रेडिट पर माल की खरीद, लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए पता चला कि आप कहीं सामान खरीदने गए और आपका मित्र वहां भी सामान खरीदने गया, आप पता चला कि उसको कोई पहचानता ना हो। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि कहते हैं ना कि मैं अपने क्रेडिट पर तुमको सामान ही दिलवा दिया, यानी कि अपनी क्रेडिट पर माल की खरीद करवा दिया, लेके जाओ, पर आपकी लायबिलिटी क्या बनती है, उसको वापस करें, उसके पैसे को ला कर दें। ठीक है, ये चीज होना अति आवश्यक है। सर से अभी आ रहे हैं 10 मिनट में खड़े हो जाना। बिल्कुल। उसके बाद अगला नंबर आता है आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। अभी मैंने इसके पहले बताया था कैपिटल। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल किसको कहते हैं थोड़ा सा भी जान लीजिए। कह रहे कि पूंजी जो बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया होता है, यानी कि जो मालिक होते हैं वो कैपिटल को लगाते हैं, यानी कि अपनी पूंजी को लगाते हैं किसमें, बिजनेस में। करें कि कैपिटल किसी भी रूप में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, ये जो कैपिटल होता है कैश, गुड्स, ठीक है, एसेट्स, इन सारे चीज में हो सकता है। यानी कि हमारे पास कैश हो, अगर बिजनेस में लगा दिया तो हमारे लिए क्या बन गया, कैपिटल बन गया। अगर हमारे पास गुड्स हो, बिजनेस में लगा दिया, वो हमारे लिए कैपिटल बन गया। एसेट्स है, उस पे लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, तो भी हमारे लिए क्या बन गया, गुड्स बन गया, यानी कैपिटल्स बन गया। कह रहे कि जब भी यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेंट किया गया हो तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक साइड बिजनेस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोग अपने पॉकेट से जब पैसा किसी को देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कह दें कि कल के डेट में तुमसे 110 रुपया लेंगे। अगर 100 रुपया दिया, कहा कि हम आज हम दे रहे हैं 100 रुपया, कल कहे कि हम तुमसे 110 रुपया लेंगे, ये 100 रुपया जो आप दिए ना, ये भी आपका क्या हो गया, एक साइड बिजनेस हो गया, यानी कि आप इससे 10 रुपया कमा लिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि कैपिटल यानी कि कैश आप बिजनेस में देते हैं तो ये भी एक तरह का साइड बिजनेस हो गया, क्योंकि पूंजी लगाने का मतलब क्या, आप कमाने के उद्देश्य से लगा रहे हैं ना, साइड बिजनेस करना चाहते हैं। आज हमने 1000 रुपया लगाया, कल हमको जो है कि 1100 रुपये चाहिए, 1200 रुपये चाहिए, 1500 रुपये मिलना चाहिए, तो वो आपकी एक साइड बिजनेस हो गई। बिजनेस का मतलब क्या, कुछ आय, उससे धनार्जन का काम हो, वो बिजनेस हो गया। उसके बाद हम अगला देखते हैं, नंबर आता है, पता है यहां तक कोई दिक्कत है कोर्स में, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा। मैं अगला में फिर इसके टर्मिनोलॉजी में बता दूं कि इसमें और सारे कंडीशन क्या क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, उस चीज के बारे में। आपने डेब्टर का नाम सुना होगा, डेब्टर्स। ठीक है, ये व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं लोग, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, दो चीजें मैं ये भी दोनों लिख दे रहा हूं, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये दोनों घटक क्या हैं थोड़ा सा भी जान लें। हम बिजनेस में कर रहे हैं कि डेब्टर उसको कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हम माल उधार बेचते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डेब्टर कहेंगे। क्या, जो डेब्टर का मतलब कि जो व्यक्ति लेने वाला, जिस व्यक्ति को माल देते हैं तो व्यक्ति लेने वाला हो गया, उसको क्या करेंगे हम, डेब्टर कर देंगे, तुरंत इसको हम डेबिट साइड पर रखेंगे। ठीक है, एक काम और होता है इसके साथ साथ क्रेडिटर, लेने वाला भी चाहिए ना, है? एक देने वाला हो, एक ये हो गया लेने वाला, ये हो गया देने वाला, यानी कि डेब्टर जो होता है वो लेने वाला हो गया और क्रेडिटर जो होता है वो देने वाला हो गया। कह रहे कि जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदें उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उधार माल खरीदने का मतलब, मान लीजिए मैं कहूँ आप किसी की दुकान पे जा रहे हैं, आपको सामान दे दिया उधार में या नगदे में ही दे दिया, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा आपके लिए, वो देने वाला हो गया ना। देने का मतलब क्या, क्रेडिटर, और हम क्या बन गए, डेब्टर, क्योंकि हम लेने वाले हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, यानी कि ये वाला डेब्टर जब हम करेंगे, यही देखिए अकाउंटिंग जब हम करते हैं ना तो दो साइड यही हमको डिवाइड करना होता है, एक डेबिट साइड को और एक क्रेडिट साइड को, इन्हीं दोनों में अलग अलग करके हम ट्रांजेक्शन को करते हैं। यानी कि हो गया, समझिएगा इसको, डेबिट का मतलब लेने वाला और क्रेडिट का मतलब
देने वाला। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या इसमें आएगा, थोड़ा सा उसको भी देखें। अगला जो टॉपिक बनेगा आपका, जिसको कहेंगे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या होते हैं भाई, ये भी एक तरह का है, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है ये हमारे 7वें नंबर का है टॉपिक। और बिजनेस ट्रांजेक्शन होते क्या है, कह रहे बिजनेस ट्रांजेक्शंस एक फाइनेंशियल इवेंट है जो बिजनेस में संबंधित है और इसका प्रभाव कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को पड़ता है। ठीक है, यानी कि बिजनेस में हमको क्या करना होता है, इवेंट का मतलब एक तरह से समझाया जाए तो घटना, यानी कि हमारी बिजनेस का घटना ऐसी होती है ना, ऐसे वो चक्र चलता है कि अगर बिजनेस में हम किसी सामान को परचेज किए हैं अगर सेल नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे कि एक तरह का उसका इवेंट है, किस बिजनेस में ये चीज आपको करना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। जैसे मैं कह रहा है क्या, माल की खरीद, वेतन देना, क्रेडिट पर माल की खरीद या क्रेडिट पर माल को बेचना, इन सारी चीजों को करना पड़ता है, ये इवेंट कहलाते हैं। और समझ में, यानी कि बिजनेस में बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल इवेंट होते हैं। हमेशा माइंड में रखिएगा कि एक फाइनेंशियल इवेंट है जो बिजनेस से संबंधित है, जिसका प्रभाव कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है, फाइनेंशियल सिचुएशन में पड़ता है। ठीक है, वो किस प्रकार के काम कर रही है, अगर ये काम नहीं करे तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो बिजनेस हम नहीं कर पाए। ठीक है ना, और मान ली किसी को सामान बेचा नहीं तो बिजनेस कहाँ हुआ, किसी से सामान खरीदा नहीं तो फिर बिजनेस कहाँ हुआ। तो इन सारी चीजों को हमको करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी को वेतन नहीं दिए तो काम कैसे कराएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए एक इवेंट बन जाते हैं, यानी कि उसके बिजनेस एक ट्रांजेक्शन बन जाते हैं। अगला जो नंबर आता है 8वें नंबर का, देखा जाए तो वो होता है आपका कैश ट्रांजेक्शन। अभी तो हम लोग देखा था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन, अब देखिएगा कैश ट्रांजेक्शन बिजनेस में कभी कभी नगदियों वाला काम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैश ट्रांजेक्शन। यानी कि जो ट्रांजेक्शन नगदी के लिए किए जाते हो वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, कैश ट्रांजेक्शन वो होते हैं कि जो नगदी में किया जाते हैं उसी को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, बिजनेस में क्या था, बिजनेस ट्रांजेक्शन किसी चीज को आदान प्रदान करना। ठीक है ना, ये हमारे बिजनेस के एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसको करना हमको जरूरी होता है, नहीं करेंगे तो फिर कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैश में कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है नहीं, चलो अगला नंबर हम लोग पहुंचते हैं कि एक काम और बिजनेस में हम लोग करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्या होते हैं भाई, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का मतलब उधार। कह रहे कि जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे किए जाते हैं उन्हें क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। हमारे बिजनेस में इसको भी होना एकदम स्वाभाविक है। अगर हम क्यों नगदी काम करें तो बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो हम बिजनेस में उधार का भी काम करते हैं। अब अगर उधार नहीं करते तो फिर हम लेजर क्यों बनाते है कि नहीं, किसी व्यक्ति का खाता क्यों खोलते हैं। तो हम क्रेडिट जब ट्रांजेक्शन करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमको उसके लेजर को बनाने पड़ेंगे, उसके खाते खोलने पड़ेंगे। यानी कि क्रेडिट पर जो भी कुल माल हम बेचेंगे या परचेज करेंगे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, उधार भाई ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन केवल नगदी खरीदता हो, वो भी कहीं ना कहीं से उधार खरीदेगा, उधार बेचेगा, नगद बेचेगा, नगद फिर खरीदेगा, ये काम होते हैं, यानी कि बिजनेस के इवेंट बन जाते हैं। अगला नंबर मैं बता दूं आपको कि इसके बाद हम जानते हैं अकाउंट। आखिर में अकाउंट होता है क्या, अकाउंट का मतलब वही खाता खोलना है। किस प्रकार क्या है भाई, कह रहे कि अकाउंट किसी ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए अपने बैंक में खाता खोला होगा कहीं ना कहीं से, कोई SBI में खोला होगा, कोई PNB में होगा, तो उन सारी चीजों को जानना ही क्या है, अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि अपने पूरी स्टेटमेंट को जान लीजिए कि हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए, कितने पैसे निकाले, कितने जमा किए, कब निकाले, कितने को ट्रांसफर किए, इन सारी चीजों को जानना ही स्टेटमेंट कहलाता है। अभी मैंने कहा था स्टेटमेंट क्या हम लोग घर से बना के चलते हैं ना, घर से बना के चलते हैं कि नहीं, एक लिस्ट पूरी बना के चलते हैं। उन्हीं लिस्ट को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे में कहा जाए जो कि एसेट्स, लायबिलिटीज, आमदनी खर्च को प्रभावित करता है। एसेट्स का मतलब संपत्ति, मान लीजिए अभी किसी तरह संपत्ति खरीदना हो
मान ली बिल्डिंग खरीदना हो तो क्या अपने अकाउंट से ही करेंगे। अगर किसी दिन पता करना हो कि हमारे अकाउंट से कितने बैलेंस कटे तो इसकी स्टेटमेंट से तो जान सकते हैं ना, अकाउंट के स्टेटमेंट से वहां से निकाल लिया। मान ली किसी तरह का लायबिलिटीज हो, जैसे मान ली हम लोन की कहीं भर रहे हो, किसी को बैंक से लोन ले लिया, उस लोन को चुकाना हो तो स्टेटमेंट निकालेंगे ना। मान ली बैंक वाला कह दे कि नहीं, पता चला कि हमने 10 को किस्त जमा किया है, ठीक है, और बैंक वाला कहा कि नहीं अभी 8 आपने किया हुआ है और आपके खाते से काम हो रहे हैं, यानी कि आपके अकाउंट से काम हो रहे हैं, तुरंत उसका क्या करेंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे, पता चल जाएगा ना कि कितने कितने रुपए का किस्त कटा हुआ है। वो स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम करेंगे वो आपके किस में होंगे, स्टेटमेंट में होंगे। आगे इसमें कह रहा है कुछ आमदनी भी होता है। आमदनी का मतलब कि मान ली हम कहीं से 2-4 रुपये बाहर से कहीं कमा के हमारी सैलरी जो आती हो अकाउंट्स में आएगा, उसको भी हम जान लेते हैं कि हमारी सैलरी कितनी आई हुई है। उन सारी चीजों को जानने के लिए किया जाता है। कुछ खर्च भी होते हैं हमारे पास। अभी तमाम तरह के देखिएगा, बहुत सारे लोग फोन पे वगैरह चलाते हैं ना, फोन पे से ये सामान खरीद लिया, फोन पे से ये सामान खरीद लिया। जब उनकी स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है कि भाई हमारे खाते में इतना पैसा था, पैसा गया कहाँ, तो उन सारी चीजों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, भाई तुरंत भगेंगे बैंक के पास, ठीक है, वहां जाएंगे तो हम कहेंगे भैया एक काम कीजिए, थोड़ा सा मेरे अकाउंट का पूरी स्टेटमेंट निकाल के दे दीजिए। जैसे ही जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी स्टेटमेंट क्या था, क्या पता चलेगा इतने रुपए की ये सामान खरीदा था, इतना पैसा सेंड किया हुआ है, ठीक है, इतनी सैलरी आई थी, इतना मैंने खर्च कर दिया। उन सारी चीजों को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस का एक अच्छा तरीका है कि अकाउंटिंग करना पड़ता है, कि हम जान लें कि अपने बिजनेस में किस तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों को, ये क्या क्या चीजों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या कर रहा है, एसेट को कर रहा है, लायबिलिटी है, आमदनी है, खर्चे हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग। अगला जो नंबर आता है आपका लेजर बनाने के लिए। लेजर समझते हैं ना, ये भी एक प्रकार का खाता ही है। अभी मैंने कहा था लेजर रजिस्टर, जहां क्रेडिट पे, जहां उधार पे माल हम लोग बेचना शुरू करते हैं तो उस चीज को तुरंत हम लोग क्या करते हैं, एक लेजर बना लेते हैं, ठीक है। इस लेजर के द्वारा उन सारे चीजों को हम काम कर लेते हैं। होता है क्या है, लेजर एक बुक होता है, ठीक है, लेजर एक आपका बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल, मैं लिखता हूं यहां पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 खाताएं रिकॉर्ड करने के लिए होता है। पर्सनल का मतलब होता है क्या, व्यक्तिगत, रियल का मतलब वास्तविक और नॉमिनल का मतलब नाममात्र। कह रहे कि लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल के सभी अकाउंट्स होते हैं, जिनकी एंट्री जर्नल या सहायक पुस्तिका, जिसको ऑर्डिनरी बुक कहा जाता है, ठीक है। उस ऑर्डिनरी बुक में इन तीनों एंट्रियों को हम लोग कर लेते हैं कि व्यक्तिगत हमने खर्चे कितने किए, उन सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। रियल में कितने काम किए, कितने हमारे पास एसेट्स आए, कितने गए, कितने गुड्स आए, कितने गए, उन सारी चीजों को देख लेते हैं। नॉमिनल में कितने हमने एक्सपेंस किया या कितना इनकम किया, उन सारी चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर का काम करते हैं। यही हम लोग तीनों आगे चल के रूल पढ़ने वाले हैं, क्या, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए चीज और देखते हैं थोड़ा सा। जो अगला नंबर हो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगला जो नंबर होता है वो आपका होगा 12वां नंबर है टर्न ओवर। टर्नओवर समझते हैं आप लोग, टर्नओवर क्या है? टर्नओवर का मतलब ये होता है ना कि एक निश्चित अवधि में कैश में या क्रेडिट में, अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए, इसी को हम लोग कहते हैं कुल शेष। कैश में कीजिए या उधार में कीजिए, अगर एक समय में किसी, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपका टारगेट है कि आज दिन भर में हमको 10,000 रुपये सेलिंग करनी है, ठीक है, आप इसको कैश में कीजिए या क्रेडिट में कीजिए, यानी उधार में कीजिए, एक टर्नओवर बन जाएगा। इन दोनों को मिला के टर्नओवर, कैश और क्रेडिट को मिला के एक टर्नओवर हो जाता है कि हम एक समय में कितना कमाया, 10,000 रुपये कमाया, 10,000 का माल हमने सेल कर दिया, ठीक है, उसी को हम लोग टर्नओवर कहते हैं। यानी कि एक निश्चित अवधि में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर एक सेल्स को टर्नओवर कहते हैं, ठीक है ना। सेल्स का मतलब होता है बेचना, किसी प्रोडक्ट को अगर हम बेच देते, मान लीजिए मैं कहूँ कि पता चले कि 5,000 रुपया नगद मिल गया कैश में और 5,000 रुपया हमको उधार में चला गया, क्रेडिट पे चला गया, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, टर्नओवर कहलाएगा,
यानी कि हम एक ही समय में इसको बेच दिए, माल को हटा दिए और यही कल के डेट में रुक जाता तो पता चलता कि कितने रुपए की नुकसान होगा, उससे कोई गारंटी नहीं। जब बिजनेस हमारे निकल गया, अरे आज नहीं तो कल तो पैसा मिलेगा ना, पर एक टर्नओवर बन गया कि हमने 10,000 का प्रोडक्ट हटा दिया, सेल कर दिया। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। ठीक है, आहरण। ड्राइंग्स मतलब ये मत समझना, आप लोगों वाला मत समझना, कौन सा कला वाला, ये नहीं, ऐसा ये अकाउंटिंग्स का है। ड्राइंग्स का मतलब आहरण होता है। आहरण बस ये जानते हैं किस तरह का हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड वो होता है कि व्यापार के मालिक द्वारा अगर अपने लिए कुछ खर्चे बिजनेस से पैसे लिए जा रहे हों, उसी को हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, अगर मान लीजिए ऑनर आपके बिजनेस में से 100 रुपये निकाल लिया अपने खर्च के लिए, ठीक है, उसी को ड्राइंग कर दे। क्यों कहते, थोड़ा सा इसको जान लें। अगर यही 100 रुपये बिजनेस में लगाए होते, ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि 100 रुपये अगर बिजनेस में लगाया तो कल के डेट में अगर 110 रुपये आ रहा हो हमारे पास, यानी कि इसमें 10 रुपया प्रॉफिट हो गया, हुआ ना। अगर ये मालिक अपने लिए निकाले, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाल ले, तो क्या ये 10 रुपये एक्स्ट्रा लेके आएगा? नहीं ना। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी इस तरह का एंट्री होंगे वो किसमें करेंगे हम लोग? ड्राइंग्स में। यानी कि इस एंट्री, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये बिजनेस से पैसा निकल गया। मैं फिर एक बात दोहरा दूं कि बिजनेस खुद की मालिक होती है। ठीक है, बिजनेस खुद का मालिक होता है, वो किसी का है नहीं। कहा जाए ना कि जिस बिजनेस में जिस दिन हम अपने आप को खुद मालिक समझना शुरू करते हैं ना, उस दिन बिजनेस बेकार हो जाता है। तो बिजनेस खुद का मालिक है। कहता ये है, अगर ये 100 रुपये मालिक के द्वारा निकाल लिया जाए तो कल के डेट में ये 100 रुपया बिजनेस में मांगेगा आपका, कहेगा भैया मेरा 100 रुपया ला कर दो। अगर नहीं देंगे तो हमेशा आपके बिजनेस में क्या दिखाएगा? लॉस दिखाएगा। ये 100 रुपये का लॉस होगा। अगर यही आप 100 रुपये नहीं निकाले होते तो पता चलता अगर रोज का रोज 10 रुपये लेके आता हो, अगर 10 दिन के लिए आप पैसे लेके चले गए तो 10 होगा ना। 100 रुपये की किसकी लॉस हुई? हुआ ना 100 रुपये की लॉस। इसीलिए कहता है ना कि आप पैसा जो लिए हैं वो हमारा दे दीजिए। बिजनेस खुद को पैसा मांगेगा आपसे, जितना भी पैसा अपने खर्च के लिए निकालेंगे। अगर यही बिजनेस के खर्च से पैसा इन्वेस्ट कर दे, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि साबुन, जैसे मान लीजिए 10 को साबुन बनाने में, एक साबुन बनाने के लिए 8 रुपये लग रहे हैं, ठीक है ना। एक साबुन बनाने को 8 रुपये में, अगर 10 साबुन बनाने में कितने खर्च होंगे? 80 रुपये। अगर यही 80 रुपये को हम लोग बाहर निकाल लें अपने खर्च के लिए, तो 10 को साबुन रेडी होगा? अब कल के डेट में अगर एक साबुन को 10 रुपये में बेचते हैं तो ये 100 रुपये होगा। बताइए 20 रुपये हम कमा पाएंगे उस पर, जब अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेंगे तो बिजनेस कहता है ये नहीं कि पैसा हमसे लीजिए, नहीं हमारे में लगा दीजिए, मेरा प्रॉफिट का पैसा मेरे में लगा दीजिए। ठीक है, ये चीज होता है। इसीलिए कहता है कि जब भी आप बिजनेस से पैसे निकाल लेंगे तो बार बार आपसे मांगेगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए, हो सकता है कि मालिक अपने खर्च के लिए अपने बच्चे का जो है कि फीस जमा कर दिया हो बिजनेस से रिलेटेड, अब तो पैसा चला गया, उस पैसे को तो कुछ मिलना है नहीं। जब नहीं मिलना है तो बिजनेस का आता है ना कि लेके चला गया, ये हमारी कंपनी की लॉस कर दिया, यानी कि हमारे बिजनेस में उतने रुपए की लॉस हो गई। अगर वही पैसा बिजनेस में लगाए होते तो कहीं ना कहीं सबको क्या मिलता? प्रॉफिट मिलता। यानी कि उस पैसे से कुछ बनाते, कुछ सामान खरीदते और उसको जब सेल करते तो जितनी प्रॉफिटें हमारी आती वो हमारे बिजनेस के लिए बन जाती। और दोनों चीजें अलग है, ध्यान दीजिएगा। अगर बिजनेस से रिलेटेड खर्च करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, और अपने लिए खर्च करते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला नंबर हम देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बताइएगा भाई, कहीं से कोई दिक्कत हो थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ा जाएगा, है टाइम। डेली के बाद हमको पढ़ना है तो हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि कुछ नाम हमारे सामने आते हैं प्रोप्राइटर का, है कि नहीं। प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस के मालिक। ये जो होता है 14 नंबर का है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है मालिक। मालिक होता कौन है? यानी कि व्यवसाय में जो पूंजी निवेश करता है, ठीक है, यानी कि व्यवसाय में पूंजी निवेशित करने वाले व्यक्ति को उस व्यवसाय के प्रोप्राइटर के रूप में जाना जाता है, मालिक के रूप में। अरे भाई, किसी व्यक्ति के द्वारा ही तो पैसा लगाया गया होगा बिजनेस में, उस व्यक्ति के द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं उसी को मालिक माना जाता है। मालिक का काम ये है, केवल मालिक नहीं है वो,
वो अपने बिजनेस के लाभ और हानि का सब चीज का फायदा लेने वाला व्यक्ति है वो। तो कहता ये है कि यह व्यवसाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। जो पैसा खर्च करके बिजनेस करता है उसी को हम लोग मालिक बनाते हैं, बिजनेस का मालिक बना दिया जाता है। मगर उसमें एक चीज कंडीशन और आ जाता है ना कि जितने भी कंपनी में या बिजनेस में जितने भी लाभ होंगे उन सब लाभों का क्या, उसका एक कहा जाना कि एक अधिकारी खुद को होता है, ठीक है। यानी कि वो सारी चीज लाभ लेगा वही, हानि लेगा वही, इसीलिए मालिक को बनाया जाता है। कह रहे कि अगर बिजनेस में जैसे मान लीजिए किसी व्यवसाय में किसी तरह का कोई जोखिम और हो जाता है तो मालिक ही उसकी वहन करता है। कैसे? जो बिजनेस से रिलेटेड, मान लीजिए कहा जाए हम आपके पता चले कि आपके हम घर चले गए, ठीक है, जाएंगे नहीं, ऐसे टेंशन मत लेना, हम आपके घर चले गए, पता चले कि आप जाकर बैठ के चुपचाप खा रहे हैं, कपड़ा लता खूब बढ़िया बढ़िया आप दे रहे हैं, हम पहन रहे हैं, है कि नहीं। अगर किसी दिन कुछ होगा आपके यहाँ तो सबसे पहले मैं ही ना आऊंगा वहां, क्योंकि मैंने आपका खाया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं खाता तो समझ में आता। तो यहाँ भी कह रहा है कि बिजनेस से हमारा, आपको मैंने मालिक बना कर रखा था, और मालिक बनाने के साथ साथ आपको मैंने ये भी कहा था ना कि बिजनेस के जितने लाभ होंगे उसके सब उत्तराधिकारी आप ही होंगे। तो अगर बिजनेस में किसी तरह का जोखिम होगा तो उसका कौन जवाब देगा? भाई आप ही नहीं देंगे, सारा घी आप खाए, और जवाब देगा कोई और नहीं, आपको देना है, ठीक है। तो कह रहे कि जितने भी जोखिम होता है वो मालिक के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। या किसी तरह का हानि होती है तो मालिक ही उत्तरदायी होता है। जैसे में मान लीजिए पता चले कि बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, ठेकेदार द्वारा बनाया गया। अगर ठेकेदार पता चले कि 2 मंजिला 4 मंजिला पर जाना हो, उन्होंने सेफ्टी ना दिया हो, ठीक है, अचानक कोई गिर के, ये नहीं कहेंगे क्या हो गया, मतलब हैं? जब इस तरह का मैटर हो जाएगा तो उसका जोखिम कौन उठाएगा? भाई ठेकेदार ही ना लाएगा, क्योंकि ठेकेदार तो उन सारी चीजों का खर्च, सारे पैसों को इकट्ठा वही कर रहा है, उसके पास ही ना आ रहा है, ये लोग काम करते हैं उनके पास आता है। तो ठेकेदार का फर्ज ये बनता है अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो उसको इलाज कराए, उसको कुछ रुपये पैसे दे के उसकी सारी व्यवस्था कराए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं सही होगा, नहीं कुछ करेगा तो फिर आएगा कहां से, किससे हम लोग लेंगे, है कि नहीं। बिजनेस तो खुद को करेगा नहीं, बिजनेस तो खुद करेगा नहीं, कंपनी खुद को करेगी नहीं। तो कंपनी ये कहती है कि अगर किसी भी तरह किसी वर्कर को कुछ होता है तो इसके मालिक उत्तराधिकारी बनेंगे और वही इन सारी चीजों को वहन करेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी और लॉस होगा तो भी, ठीक है। एनी डाउट? चलिए अगला नंबर हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा था? ड्राइंग्स पढ़ा था। ड्राइंग के बारे में हम लोग कह रहे थे कि खर्चे होते हैं, एक्सपेंस ड्राइंग्स जो होते हैं आहरण होते हैं, जो मालिक के द्वारा खर्चे किए जाते हैं उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। एक्सपेंस होता है क्या भाई? आइए देखते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि क्या होंगे? खर्च। किस तरह का खर्च होगा भाई? खर्च एक्सपेंस वाला ये होता है कि बिजनेस से रिलेटेड हो, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस से रिलेटेड हो वो खर्च कहलाएगा। क्या कह रहे कि आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। व्यय का मतलब एक्सपेंस यानी खर्च करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगम की प्राप्ति, आगम की प्राप्ति का मतलब ये होता है, कभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर एक साबुन को बनाने में, ठीक ना, अगर 8 रुपए खर्च हो रहे हैं तो हमने खर्च कर दिया, मगर हमको आगम तो दिख रही है ना कि हम 10 रुपया लेके आएंगे, इसको बेचेंगे तो, यानी कि इसमें हमको 2 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वही कह रहे कि आगम की प्राप्ति के प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। ये आपका मैटर बन जाएगा एक्सपेंस हुआ, ठीक है। और आगम क्या बनेगी? यानी कि ये बन जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस हो गया, इतना रुपया आपने एक्सपेंस किया तो आपको ये विश्वास हो रहा है कि कल के डेट में हम इस साबुन को बना के बेचेंगे तो कल 10 रुपये में बेचेंगे, इसमें 2 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी कि दिखा ना, जैसे में मान लिया आप पढ़ने आए, पढ़ रहे हैं, आपकी माइंड में ऐसा होगा ना कि हम पढ़ेंगे तो इससे कुछ लाभ मिलेगा, तो पहले आप लोग खर्च कर रहे हैं, आज फीस दे के पढ़ रहे हैं, कल के डेट में जहाँ काम करेंगे इसी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो पता चलेगा कि आपको बहुत काफी पैसे आएंगे। तो पहले हम तो खर्च तो कर लें, समझ में। आगे करें कि ये वे लागत होती हैं जिन्हें किसी व्यवसाय में आय अर्जित करने की प्रक्रिया में व्यय किया जाता है। यानी कि बिजनेस में कहता ये है कि आपको यहाँ उस समय खर्च करना हो जहां पे आपको लगता हो कि इससे हम कुछ पैसे कमाएंगे, वहां खर्च करेंगे तो एक्सपेंस कहलाएगा। जो खर्चे करेंगे वो
एक्सपेंस कराएगा। हमेशा ध्यान रहे कि बिजनेस से रिलेटेड खर्च करने, अलग से नहीं, बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस में जो कुछ आप वस्तु बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, उसी से रिलेटेड कार्य करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। अभी मैंने कहा था कि हम अपने, जैसे मान लीजिए हमको कपड़ा बनना हो, पता चला कि एक फर्स्ट क्लास का ब्लेजर बनवा लिया, तो वो मेरा खर्चा हो गया ना, तो वो किस में जाएगा? ड्राइंग। बिजनेस से पैसे को हमने निकाल लिया, निकाला ना। अगर बिजनेस से पैसे को निकाले तो वो हमारा ड्राइंग्स में चला जाएगा, और जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होंगे वो किस में होंगे? एक्सपेंस में होंगे। ये दोनों को दिमाग में हमेशा रखिएगा। और इसके साथ साथ एक चीज आता, अभी मैंने कहा कि एक्सपेंस कर लीजिए, खर्चे हो गया, इनकम को भी तो बारे में जानना है। जब एक्सपेंस करेंगे तभी तो इनकम होगा। अगला नंबर है आपका इनकम। इनकम का मतलब आय। करें कि आगमन में से व्यय हटाने पर जो शेष बचता है उसे हम इनकम करते हैं। आगमन का मतलब समझते हैं? जो खर्च नहीं, आगमन का मतलब आने वाला। अभी मैंने कहा था कि 10 रुपये साबुन बेचूंगा तो ये हमारा आगमन बन गया। खर्च कितना किया था? 8 रुपया, और प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। इसी को हम क्या बोलेंगे? इनकम। यानी कि आगम की प्राप्ति। आगम की प्राप्ति का मतलब 10 रुपया, 10 रुपया आएगा। एक्सपेंस कितना कर रहे हैं? 8 रुपया। प्रॉफिट कितना मिला? 2 रुपया। यही हमारा बन जाएगा आपका इनकम। आ समझ में? यही इनकम कहलाएगा। अब इनकम भी देखा जाए कि उसमें भी कुछ टॉपिकें होते हैं। क्या है वो चीज? ये कह रहे कि व्यवसायिक गतिविधियों अथवा अन्य गतिविधियों से किसी संगठन के मूल्य रूप में होने वाली वृद्धि इनकम होती है। यानी कि अगर साबुन हम बेचेंगे और उसमें मूल्य की हमारी वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी कि हमारी लागत से अधिक पैसा मिल रहा हो, वही तो इनकम कहलाएगा। हैं? इसका एक फार्मूला होता है, हिंदी में मैं कहूं तो आय इक्वल टू आगम माइनस व्यय। समझ रहे हैं ना? क्या ये इनकम, आगम, प्रॉफिट, आई क्या बन गया? एक्सपेंस। इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट वो निकल जाएगा ना, आय निकल जाएगा आपकी कि क्या है आय, कितना रुपया आपने कमाया। इन सारी चीजों को निकालने के लिए किया जाता है। अब बताइए, कोई डाउट है? नो सर। एक काम हम और करेंगे। अगला नंबर जो होगा हमारा होगा, लास्ट पॉइंट है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? बिक्री। अब हमने कहा था कि बिक्री भी करना है तब हम बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि बिक्री अथवा बिक्री मार्केटिंग की एक प्रक्रिया होती है, या हमारी बिजनेस की एक, ये भी एक तरह का इवेंट है कि हम कहीं ना कहीं से सामान खरीदेंगे तो बेचना है। तो कह रहे कि हमारी एक मार्केटिंग की प्रक्रिया बन जाती है जिसमें कोई उत्पाद अथवा सेवा को धन अथवा किसी अन्य वस्तु के प्रतिफल के रूप में, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ साबुन हमने बेचा तो साबुन के बदले तो कुछ तो मिलेगा ना, देंगे तो कुछ भी हो सकता है कि पैसों मिल जाए, हो सकता है कि उधारों पे चला जाए, और कभी कभी हो सकता है कि बर्फ खाए आप लोग। हाँ, गेहूं देखे हैं, गेहूं देखे। यानी कि बर्फ वाला क्या करता है, आपको बर्फ खिला देता है और उसके बच्चे बदले में क्या करते हैं, देखते हैं घर पे कोई गार्जियन नहीं है, पैसा नहीं है, तो जाते हैं अभी से डेयरी में से थोड़ा सा निकाल के ला के दे देते हैं। यानी कि आप जो सेल कर रहे हैं उसके प्रति जो कुछ मिल रहा हो वही आपका क्या कहलाएगा, सेल्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि 2 रूप में हो सकता है, एक तो आपका कैश के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्रेडिट के रूप में भी हो सकता है। कभी कभी देखिए ना, कभी कभी कोई पर्चे बना लेता तो बर्फ वाला सुधारो खा लेता, होता है कि कल आ रहा तो ले लेना है। ये हमारे जो है कि 16 टैली अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी थे, ठीक है, जिससे हमारे बिजनेस के टोटली कार्यों को किया जाता है। मैं फिर एक एक करके रिपीट करके मैं बता दूं कि क्या क्या हम लोग उसमें करते थे, क्या क्या पढ़ा है अभी तक। मैंने कहा था सबसे पहला नंबर क्या था, गुड्स, यानी कि हमारे बिजनेस में गुड्स को आना जरूरी है। यानी गुड्स आएगा तभी हम किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, यानी कि सेल्स और परचेज कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे बिजनेस में एसेट्स होने चाहिए, यानी कि संपत्ति होनी चाहिए, किसी भी रूप में हो संपत्ति। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ही होगा, हो सकता है कि आपके पास गाड़ी हो तो गाड़ी भी आपकी संपत्ति बन गई, ठीक है। अगर आपके पास फर्नीचर हो, फर्नीचर भी एसेट्स बन जाएगा, कैश हो, कैश भी आपकी संपत्ति बन जाएगी, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एसेट्स के बारे में जानना पड़ेगा। फिर लायबिलिटी, कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी चीज़ को देता बनना पड़ता है, यानी कि हमारी एक दायित्व बन जाती है कि हम उस चीज़ को, जैसे मान किसी व्यक्ति से सामान वापस उधार खरीद लिया तो हमारी लायबिलिटी ये बनती है कि उसको हम पैसे वापस करें। ठीक है, यानी कि बिजनेस का भी टर्मिनोलॉजी बन गया। कैपिटल, यानी कि हमारे अंदर जो है कि कैपिटल ग्रुप में क्या, यानी कि कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकते हैं। डेब्टर उसे कहेंगे जो लेने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसको हम किस में रखेंगे, डेब्टर में रखेंगे। क्रेडिटर उसे कहेंगे कि जिस व्यक्ति से माल हम खरीदते हैं, उधार खरीदें या नगद खरीदें, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। सिंपल समझिएगा, डेबिट का मतलब लेने वाला हो गया और क्रेडिट का मतलब देने वाला हो गया। फिर मैंने एक सातवें ट्रांजेक्शन बताया कि बिजनेस में हमको ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं। क्यों कि अगर बिजनेस में ट्रांजेक्शन न करें तो किसी तरह का हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तरह का इवेंट है, घटना है। इस घटना चक्र से हमको चलना है, तभी हम कुछ 2 रुपया प्रॉफिट पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा पाएंगे। इन सारी चीजें जानना है। अगला मैंने कहा था कि आपके पास कैश ट्रांजेक्शन भी होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस में हमारा कभी नगद भी ट्रांजेक्शन होता है, नगद सामान भी बेच देते हैं, नगद सामान खरीद भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैंने और बताया था कि आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करने होते हैं, यानी कि उधार पे भी माल बेचने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट आपको खोलने होंगे, लेजर बनाने होंगे। ठीक है, टर्नओवर के बारे में जानने होंगे, ड्राइंग्स क्या होते हैं उसके बारे में जानने होंगे। इस तरह का मटेरियल आप कहाँ रखेंगे, ड्राइंग्स कहाँ, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हम लोग आगे जब एंट्री पढ़ेंगे तो खुद ही हम बताएंगे। प्रोप्राइटर कौन होता है, तो बिजनेस का मालिक होता है, क्योंकि सारी चीजों को वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ही वो जानता है, सब चीज उसी के पास होता है। तो किसी तरह का बिजनेस में अगर किसी तरह का कोई घटना होती है तो उस घटना को भी जिम्मेदार वही है, यानी कि मालिक ही होता है। बिजनेस में हमारे एक्सपेंस भी होते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या, अभी मैं कहूँ जैसे मान लो किसी को सैलरी आप दे रहे हैं, बिजनेस में एक्सपेंस हो गया। इस सारे मटेरियल को भी जानना जरूरी होता है। इनकम्स, जैसे आय, जब भी हम किसी तरह का सामान बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हमको आय मिलनी है। ठीक है, यानी उससे प्रॉफिट होगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स हमारी, मैंने कहा था कि सेल्स भी हम 2 तरह से कर लेंगे। एक तो कैश सेल्स कर सकते हैं, यानी कि नगद बिक्री कर लेंगे, और एक होता है क्रेडिट सेल्स, यानी कि उधार बिक्री कर लेंगे। इन दोनों को करना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगले डे हम लोग पढ़ेंगे टैली ऑफ अकाउंट्स के बारे में, क्या, जिसमें आपको मैं 3 रूल बताऊंगा। एक तो होगा पर्सनल, पहला नंबर होगा पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा जो होगा वो रियल का होगा अकाउंट्स, और तीसरा जो होगा वो नॉमिनल का होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों चीज क्या है। अब इसी पे हमारा टोटली टैली का अकाउंटिंग करना है। इनके रूल के बारे में जानना है, गोल्डन रूल के बारे में जानना है कि हम डेबिट क्रेडिट किसको कर लेंगे। इन्हीं के साथ बस द एंड हो गया। फिर अगले डे हम लोग मिलेंगे। स्टॉप कर चल रहा है ना, प्रोसेस हो गया।